नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमको पता है, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा सेवा चयन आयोग, इसका सिलेबस कल आ चुका है। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, जैसे कि लेखपाल है, कानून गो है, और भी जो समूह गा के अंतर्गत जो भर्तियां आती हैं, उसमें किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या उसका सिलेबस है, इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दिनांक 20 फरवरी को। तो आज हम देखेंगे कि उसमें किस तरीके के का सिलेबस जो है मेंटेन किया गया है, दिया गया है, और उसके लिए हम कौन कौन से रिसोर्सेस किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें हम एक स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जैसे टॉपिक्स हैं उसको लेंगे और उसका जो बेस्ट पॉसिबल सोर्स है, जो डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए उसको देखेंगे, किस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो पैटर्न आया हुआ है, जैसे कि आप मैं ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 20 फरवरी को यूपी ट्रिपल एससी का। तो समूह गा के अंतर्गत जो भी नए पद हैं, इनके लिए जो भी आवेदन होगा, इस पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली, जो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली है, इसका मतलब है कि जो एग्ज़ाम होगा वो दो लेवल पे होगा। और इसमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से सेकंड स्तर पर, लेवल पर एग्ज़ाम कराया जाएगा। और तो इसका देखते हैं क्या सिलेबस इसमें रखा गया है। ओके। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा गया है, पीईटी। और इसमें जो अवधि होगी, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन है, और 100 जो है टोटल होगा। और जैसा कि मैं बताऊं आपको, इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी प्रत्येक गलत आंसर के लिए। आपका 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। चलते हैं, जो सिलेबस है उसकी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, किन किन चीज़ों पर कितना वेटेज दिया गया है, किसे इसको फॉलो करना है, क्या क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं इनकी तैयारी के लिए। तो सबसे पहले है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में अगर आप एंशंट हिस्ट्री की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सिलेबस में है। उसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मौर्य वंश जो आ जाता है, गुप्ता वंश, और हर्षवर्धन, राजपूतों का काल, सल्तनत, मुगल, और हर्षवर्धन तक हमारा जो एंशंट हिस्ट्री है वो आ जाती है। तो प्राचीन भारत का इतिहास लगभग लगभग, अगर पूरा पाषाण काल इनको छोड़ दिया जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट है सिलेबस हमारा। और एंशियंट हिस्ट्री में हर्षवर्धन जो मेन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो पश्चिम भारत, दक्षिण भारत की जो सभ्यताएं हैं, जो हैं ऐतिहासिक, जैसे जैसे चोल हैं और पल्लव हैं, तो वो सारे इसमें सिलेबस में नहीं है। खासकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कल्चर, जो भी नॉर्थ इंडिया से या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी डायनेस्टी या वंश रहे हैं, वही सिलेबस में रखे गए हैं। उसके बाद राजपूत काल, जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकाल भारत है, इसमें राजपूत काल आ जाता है। और उसके बाद राजपूत काल के बाद देखें तो जो दिल्ली सल्तनत आ जाती है, मुगल साम्राज्य को भी सिलेबस में रखा गया है, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, एंड ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये हमारा जो है पूरा तीनों हिस्ट्री आ जाती है इसमें। तो मेडिवल में अगर देखें तो मेडिवल भी पूरा है, और मराठा जो है, दक्कन की जो मराठा जो है, हमारे महाराष्ट्र का जो एरिया है, वो भी इसमें रखा गया है। तो इतना जो टोटल सिलेबस है, इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। तो इतना सारा आपको
तैयारी करने के इतना सारा पढ़ना पड़ेगा और उसमें आपको वेटेज मिलेगा तो 5। तो यहाँ मैं कहूँगा कि कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, आपको 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सबसे बाद में रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ना आपको बहुत है और हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए सॉल्व कर देना। सारे क्वेश्चन आप चाह के भी सही नहीं कर सकते। तो 5 क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री के आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कितना भी पढ़ लेंगे तो 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके नहीं सही होंगे, और उसके लिए भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री को मैं सजेस्ट करूँगा आप सबसे बाद। नॉर्मली क्या होता है कि लोग हिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप हिस्ट्री जो है आपका, ये लेस स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है एग्जाम का। जैसे आप देख रहे हैं एकदम केवल 5 मार्क्स का आपका हिस्ट्री रखा गया है, तो इसको थोड़ा सा बाद में पढ़िएगा। इससे अच्छा है आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी गांधी जी से रिलेटेड स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो थे, और उसके बाद जो गांधी जी के आगमन हुआ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो भी सिलेबस में है। प्लस क्रांतिकारी जो वायलेंट रेवोल्यूशंस हुए हमारे यहाँ, उस उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ, वो भी है सिलेबस में, उससे रिलेटेड चीज़ें। विधायी संशोधन था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास भारत का हुआ, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी पे, इस पे टोटल वेटेज दिया गया है 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेक्शन, जिसमें कि आप पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको केवल 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है। यहाँ पे आप स्वाधीनता संग्राम को अच्छे से पढ़ लेते तो आपके 5 आउट ऑफ 5 3 और 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जियोग्राफी, थर्ड सेक्शन है। जियोग्राफी में आप देखेंगे तो भारत एवं विश्व, जैसे यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि जो यूनिवर्स है उसको कहीं से सिलेबस में, या सोलर सिस्टम है ये भी सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हूँ, शायद ये चीज़ें ना पूछी जाएं। तो बेसिक बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि हमारे रिवर्स हैं, भारत पहले भारत के भूगोल की बात करते हैं। रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, इंदो घाटी है। उसके बाद भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन किस तरीके के पाए जाते हैं, कौन कौन से वन कहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद जो खनिज संसाधन है, ये विशेषकर भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज संसाधन, जैसे कि झारखंड में कोयला काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनैतिक जो पॉलिटिकल मैप है आपका, राजनैतिक भूगोल जो है, कौन कौन से देश हैं, किस इसमें किस राजधानियां हैं, या कहाँ पे कौन से जल संधियां हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपका राजनैतिक भूगोल में आ जाएगा। किस तरीके से सिचुएशन है, क्या है, तो ये सारा जियोग्राफी में कवर्ड है। इसके अलावा जो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु और मौसम, कहाँ पे किस तरीके का जलवायु है, किस तरीके की जलवायु पाई जाती है। जैसे भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन सी के आसपास भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा टाइम जोन, जो टाइम जोन हमारा GMT 530 प्लस है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ईस्ट जाने पे क्या टाइम होगा, वेस्ट जाने पे क्या टाइम होगा। टाइम जोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। प्लस जनसंख्या, ह्यूमन जियोग्राफी का टॉपिक है, जनसंख्या का जो परिवर्तन एवं प्रवास है, आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि कोरोना टाइम में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट भी हुआ लोगों का, तो इस पर भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ के आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, थोड़ा बहुत पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं जियोग्राफी में। इसके बाद आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इकोनॉमी में अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक जो भी अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से उतार चढ़ाव रहे हैं, जिसमें जो उसके प्रमुख फीचर्स थे, इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उसमें, जैसे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स,
और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमें पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्लस हरित क्रांति नॉर्मन बोरलैंग जो थे उनके द्वारा विश्व में लाई गई, और भारत में एम एस स्वामीनाथन, उनकी उनका बहुत सारा योगदान रहा, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हरित क्रांति में इस समय भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे जो एरियाज थे जहाँ पे हरित क्रांति से काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ था और हो है भी आज की डेट पे, वहाँ पे काफ़ी सारा विद्रोह चल रहा है, विरोध चल रहा है नए कृषि कानूनों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हरित क्रांति। इसके अलावा जो दुग्ध विकास एंड ऑपरेशन फ्लड है, इस पर भी क्वेश्चंस बनेंगे। एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोई भी एग्जाम हो, एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, उस पर क्वेश्चन जरूर इकोनॉमी में पूछा जाता है। उसके बाद 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2014 के पश्चात जो करंट गवर्नमेंट है उसमें किस तरीके के सुधार एग्रीकल्चर में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो ढांचागत सुधार है, प्लस लेबर रिफॉर्म जो है, जो श्रम सुधार किया गया है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और प्लस यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं, जो जीएसटी लाया है, जीएसटी पे तो आप मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। तो इतना सारा पढ़ने के बाद जो पूरी इकोनॉमी है, इसको 5 मार्क्स का, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दे रखना चाहिए था। काफ़ी काफ़ी वास्ट एरिया होता है, एक्सपेंडेड एरिया होता है, और जीएसटी वगैरह भी इसमें शामिल है। तो बट ये मैं ओवरलैप भी कर सकता है आपके दूसरे टॉपिक्स पे, जैसे अभी आगे पढ़ देखेंगे हम मिसलिनियस टॉपिक्स जो हैं उनमें भी, प्लस जो पॉलिटिक्स है उसमें भी कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इकोनॉमी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके आपके दो बेनिफिट हैं। आपको एक नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, प्लस आपको एग्ज़ाम में तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छे से पढ़िए आप। अच्छा, अर्थव्यवस्था के लिए सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले तो आप एक एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। क्लास 11th की, 11th 12th की है शायद, 11th की है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में आपको जो भी योजना आयोग है और पंचवर्षीय योजनाएं हैं, प्लस हरित क्रांति, दुग्ध विकास, इन सारी चीज़ों पे आपको अच्छा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं। करंट टॉपिक के लिए आप कोई भी जो मैगजीन आती हो इकोनॉमी से रिलेटेड, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 5, भारतीय पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं हैं, जो राज्य नीति निदेशकता तो डीपीएसपी हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्लस संसदीय प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है, संसद कैसे चुनी जाती है, और संसद के सदन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो और हमारे यहाँ किस तरीके से जो संसदीय प्रणाली लागू की गई है, प्लस संघीय प्रणाली, जो राज्यों और केंद्र के बीच में जो संबंध है, ये इसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो जुडिशरी है, न्यायिक ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्लस जिला प्रशासन, जिले में किस प्रकार से शासन होता है, क्योंकि ट्रिपल एससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जिला, ये जानना कि जिले में प्रशासन कैसे चलता है। प्लस स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों से सवाल एकदम फिक्स है। जो भी जिस अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी आप स्टैंडर्ड एग्ज़ाम देख लें जहाँ पे इंडियन पॉलिटी सिलेबस में होती है, तो इस पर क्वेश्चन हमेशा अमूमन एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो आप मान के चलिए कि बाकी आपको स्थानीय निकाय पंचायतें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लस फंडामेंटल राइट्स पे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये बहुत ही, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आप इतिहास में, हिस्ट्री में आपको 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है। बट यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप
कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके आप उससे जो है पढ़ाई कर सकते हैं, या 10th की जो पॉलिटिक्स की बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 9 10th की पॉलिटिक्स की बुक मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छी बुक्स लिखी हुई है एनसीईआरटी की। आप उसको पढ़ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं। प्लस आपको जो भी संविधान के फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे कि पंचायत का है, और प्लस जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं संविधान की, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, ये सारे याद रहने चाहिए। प्लस सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और 5 मार्क्स का वेटेज है, तो मैं कहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी एकदम पॉलिटी में आप अपने आप को एकदम स्ट्रांग रखिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जनरल साइंस आ जाता है। जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान है। तो जो 9th और 10th की जो साइंस की बुक है, 9th की बुक और 10th की साइंस की बुक बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उसको 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। और खासकर जो जीव विज्ञान है इसका वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है। आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन अगर यहाँ से है तो 3 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेंगे। खासकर जो बीमारियाँ हैं, और जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो इस टाइम पे कोरोना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो बीमारियाँ हैं और जो विटामिन्स हैं, इन पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इसको पढ़ने में, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। प्लस 5 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले विज्ञान पढ़िए, सबसे पहले साइंस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। 9th और 10th की एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है, बढ़िया बुक्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस उसी से अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं औसत। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप इसको कोई भी मैथ की स्टैंडर्ड बुक, जैसे कोई भी मैथ की आर एस अग्रवाल उठा सकते हैं, उससे ये टॉपिक्स पर्टिकुलर करके अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पर अच्छा कमांड कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स का वेटेज आपको मैथ में यहाँ पे प्रारंभिक अंकगणित में मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं समान हिंदी। समान हिंदी बहुत ज़्यादा शुरू से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, आप पहले जो जो सिलेबस ज़्यादा है वो चीज़ें कवर कर लीजिए, तो जब एग्ज़ाम आएगा तब आप इसको फॉलो धीरे धीरे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डेली जो है कुछ समय आप इसको दे सकते हैं। और इसमें विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जेंडर है, एंड लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अशुद्धियाँ, गद्य एवं लेखक एवं रचनाएं। और तो इसमें आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलता है और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सामान्य हिंदी में आपको आप दो अप्रोच वाले, या तो आप एग्ज़ाम के कुछ समय पहले ज़्यादा समय दे सकते हैं, या डेली थोड़ा थोड़ा समय देके अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, और तो इंग्लिश ग्रामर का कुछ खास अलग से नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा या एक्टिव पैसिव पूछेगा, करेक्शन देगा, फिर इन द ब्लैंक्स पूछेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये कुछ अभी नहीं दिया हुआ है। बट नॉर्मल जनरल व्याकरण तो आप मान के चलिए कि कुछ भी पूछ सकता है जो भी इंग्लिश ग्रामर में है। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, प्लस उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि आप इसको कवर कर पाएँ। व्याकरण के क्वेश्चंस काफ़ी सारे ट्रिकी हो जाते हैं कई बार, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जो रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में बृहद एवं लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध,
समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कॉज एंड इफेक्ट कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निर्गमन तर्क एवं कथन विश्लेषण। तो स्टैंडर्ड है। अब बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं रखा गया है रीजनिंग में, पहले बहुत ज़्यादा सिलेबस होता था और इसमें 5 मार्क्स है, तो आप इसको करके अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। आपको डेली, आपको मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको डेली समय देना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो इसमें सबसे ज़्यादा खेल प्रैक्टिस का है, मैथ और रीजनिंग में। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स। कोई भी प्रतियोगी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, प्लस 10 मार्क्स का। अच्छा, इसमें कोई डिवीज़न नहीं दिया गया है इंडियन एंड इंटरनेशनल, दोनों तरीके के करंट अफेयर्स। कोई भी आप एक स्टैंडर्ड जो मंथली मैगजीन है या एनुअल मैगजीन है, कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़िए। तो जो भी भारत में चीज़ें हो रही हैं, जो लीग से हट के चीज़ें हो रही हैं, मेनली वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जो भी भारत में चीज़ें हो रही हैं, विश्व में जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रमुख घटनाएं हो रही हैं, उन पे आप उसको अच्छे से तैयार करिए। और कोई भी स्टैंडर्ड जो भी मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे लक्ष्य आती है परीक्षा वाणी की, और लक्ष्य आती है, और एक घटना चक्र आती है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उसमें यूपी ट्रिपल एससी के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जनरल अवेयरनेस। ये एक अलग से ऐड किया गया। नॉर्मली करंट अफेयर्स में ही इसको मैप कर दिया जाता था। तो एक तरह से मिसलिनियस वाला जो पार्ट है, कि जैसे भारत के पड़ोसी देश, देशों की राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी पार्ट ऐड किया गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसको आप पॉलिटिक्स में कवर कर सकते हैं, पॉलिटी में कवर कर सकते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होते हैं, विश्व संगठन है, उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति। अच्छा, कला संस्कृति बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो इसमें भी हमें देखना है कि, तो कला संस्कृति में आप कोई स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं। जैसे कि एक बात तो आप क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी की बुक है, वो एक पढ़ लीजिएगा। प्लस आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा नृत्य किस प्रदेश का है, कौन सी शास्त्रीय संगीत, प्लस फोक सॉन्ग जो होते हैं, और ट्राइबल आर्ट्स जो होती हैं वो सारी, तो वो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें। प्लस भारतीय अनुसंधान संगठन जैसे इसरो है, तो इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लस ये जो हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, जैसे कानपुर में जैसे गन्ना संस्थान है, लखनऊ में, कानपुर में दलहन संस्थान है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। प्लस प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक जो न्यूज़ में रहते हैं, उस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस पुरस्कार एवं विजेता, जैसे नोबल पुरस्कार है, नोबल प्राइज़ जो मिला हुआ है लोगों को, प्लस भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्लस जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, पर्यावरण को इसी में मैच कर दिया गया है, अलग से पर्यावरण को नहीं रखा गया है, तो इन्वायरमेंट भी इसी में है। प्लस 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का वेटेज है, काफ़ी सारा इसमें पढ़ने का है। प्लस स्कोरिंग है ये, अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये स्कोरिंग पार्ट आपका हो जाता है, 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसको तैयार करने के लिए मैं तो कहूँगा कि आप ऑनलाइन जो है कंटेंट अपना ढूंढ सकते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश है, मैप से इसको फॉलो किया जाता है। प्लस राजधानी और मुद्रा है, तो इसके लिए आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जिसको आप समय आने पे अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। देखिए, 100 चीज़ें अलग अलग पढ़ने से अच्छा है आप 10 चीज़ें 10 बार पढ़िए। तो मेरा ये कहना है कि आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको क्लियर करने के लिए आपको केवल जो है 60% क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आप 60% क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मतलब माइनस मार्किंग करके, माइनस के क्वेश्चन हटा के, तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, या फिर जो आपको सही लगता है अच्छे से पढ़िए, और बार बार सेम चीज़ को पढ़िए। एग्ज़ाम के पहले आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसलिए एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई नहीं होते कि आप पढ़ नहीं पाए, इसलिए
डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बनाते रहिए हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स, और उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न और 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात करने का नहीं है। इसके अलावा एक ग्राफ दिया रहेगा, एक नेक्स्ट सेक्शन है आपका, ग्राफ दिया रहेगा और उस पर 2 ग्राफ दिए रहेंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे, और यहाँ पे टोटल वेटेज आपका 10 का आ जाता है। तो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि मैथ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एवरेज, परसेंटेज, ये सब निकालना आना चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं कि जैसे 2 साल दे दिया, उनके बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ दे दिया, तो किस कौन से 2 वर्षों के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, या फिर इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ग्राफ में आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको ग्राफ में मिलने वाले हैं। प्लस नेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है वो होता है टेबल। टेबल के फॉर्म में अगर आपको डेटा दे दिया और वहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो ये 2 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे और इस प्रत्येक में 5 प्रश्न, यानी कि 10 नंबर का वेटेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप देखें तो इस 2 घंटे के टेस्ट में काफ़ी सारा है, और आपको जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। अभी कुछ सेक्शनल कट ऑफ या फिर कुछ ऐसी बात नहीं की गई है। तो प्लस जो नेक्स्ट शर्तें दी गई हैं इसमें ये दिया गया है क्रमांक 1 से 9 शैक्षणिक विषयों की कठिनाई का स्तर जो दिया गया है वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11-12 लेवल एनसीईआरटी का वो होगा। प्लस जो एमसीक्यूज होंगे बहुविकल्पीय प्रकृति का प्रश्न होगा, प्लस 1/4 जैसे मैं बताया 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। तो मोटा मोटा आप देखें तो लगभग लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी गई हैं इसमें, और अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपको कम से कम 3-4 महीने का इसमें समय चाहिए। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को टारगेट कर रहे हैं तो अभी सिलेबस आया, तो मेरे हिसाब से 3-4 महीने में इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा, तो हम उसको शेयर करेंगे, बताएंगे उसको कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। अदरवाइज़ इसको आप, अच्छा एक चीज़ जो आती है कि कैसे इसको इसको लेआउट किया जाए, यानी कि प्रिपरेशन को किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले आप साइंस पढ़िए, फिर आप पॉलिटिक्स पढ़िए। पॉलिटिक्स पढ़ने के बाद आप जो जनरल अवेयरनेस है इसको बढ़िया करिए। फिर आप इकोनॉमी पे जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग कंटिन्यूअसली करना है। अगर आप देखें तो जो लास्ट में सेक्शन दिया हुआ है ग्राफ और टेबल का, तो इसको भी आप मैथ में कंसिडर कर सकते हैं। तो रोज़ आप 2-3 क्वेश्चन उठा के, जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन उठा के डेली प्रैक्टिस करिए। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे मैटर करते हैं। प्लस 100 क्वेश्चंस हैं और हर सेक्शन के क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारा टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा। दो दो 2 घंटे का समय है आपके पास, 120 मिनट है 100 क्वेश्चन करने के लिए। और इस तरीके से अगर देखें तो इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, क्योंकि इस बार ही पैटर्न चेंज हुआ है और नया सिलेबस आया है। तो ऑल द बेस्ट है ये हमारी तरफ से। ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ निकाल सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। प्लस मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका प्रिंट आउट निकाल के आप अब जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे इसको चिपका लीजिए, और जैसे जैसे जो भी टॉपिक आप करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसको टिक मारते रहिए, और टिक मारते रहिए जिससे कि आपको रहे कि आपने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। प्लस उसको रिग्रेसली फॉलो करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जैसे कि हफ्ते भर में जो भी पढ़ा आपने उसको वीकेंड में संडे पे बैठ के उसको रिवाइज करिए। तभी, क्योंकि सिलेक्शन आपका पढ़ने से नहीं होने वाला, सिलेक्शन आपका रिवीजन से होने वाला है। वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन तो हमेशा सही करने हैं जो सबके सही होने वाले हैं।
मगर उसके साथ वो क्वेश्चन भी सही करने हैं जो सबके नहीं सही होने वाले हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, अगर आपके ऐसे क्वेश्चन सही गलत हो गए जो कि सबके सही होने वाले हैं, तो फिर तो आप आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हो। तो कट ऑफ और ये सारी चीज़ें, ये जैसे भी पेपर होगा तभी बताया, क्योंकि नया पैटर्न है, किस लेवल पे क्वेश्चन रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। बट आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। बहुत ज़्यादा पुराने पेपर्स से लेवल जो है वो पुराने पेपर जैसा ही होगा, केवल पैटर्न चेंज किया गया है इस बार से। तो हमारी तरफ से बहुत ही ज़्यादा ऑल द बेस्ट है। आप एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए। प्लस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने पास रख सकते हैं, इससे आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और होपफुली आप शेयर भी करेंगे, जिससे कि और भी लोगों को ये चीज़ें पता चले और हमारा जो ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो सॉल्व हो। तो इसी के साथ मैं जीएस गुरु सचिन कुमार सिंह आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।